भाई एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं सरस्वती एकेडमी के इस YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं भाई, मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। नाम है सुनील कुमार। और जैसा कि हमने पिछली दो वीडियोस में मैंने आपको स्टार्ट कराया था भाई, भारत पर दो तुर्क आक्रमण हुए थे जिनमें आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हो। एक था मोहम्मद गौरी और एक था मोहम्मद गजनवी। तो मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी, अगर गजनवी की बात करें तो सबसे पहले आक्रमण करे, ठीक है, लूट खसोट करके चला गया वापस। और उसके बाद आ गया भाई मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी था वो भी लूट खसोट के लिए आया था, लेकिन भाई गलती से उसका यहाँ पर कुछ अच्छा बन गया। अच्छा क्या बन गया, उसने पृथ्वीराज चौहान तृतीय राय पिथौरा को हरा दिया। और राय पिथौरा को हराने के बाद उसका यहाँ पर वर्चस्व कायम हो गया भाई, उसका शासन जो है कायम हो गया। लेकिन शासन नहीं कराया, उसने अपने गुलामों को बांट दिया भाई। शासन अपना जो राज्य था, साम्राज्य था, वो सारा का सारा बांट दिया। और बांट दिया किन को? गुलामों को। किन की बात कर रहा हूँ मैं? गुलामों की बात कर रहा हूँ भाई। गुलामों की से याद आया भाई, मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी, अपनी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उसके जो गुलाम थे, 4 गुलाम थे। और 4 गुलामों के बारे में मैंने आपको बताया भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसका बड़ा खास था, बड़ा अजीज था, और उसका दामाद भी था। इसलिए हिंदुस्तान का साम्राज्य तो दे दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को। यलदौज को दे दिया उसने भाई गौरी का शासन, गौर वंश का, गजनी का शासन दे दिया यलदौज। उसके बाद भाई जो कुबाचा था उसको काबुल और कंधार दे दिया। और बख्तियार खिलजी के बारे में बड़ी अच्छी तरह जानते हैं आप, उसको बंगाल दे दिया। तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसका गुलाम था, इसलिए हम दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे गुलाम वंश। लेकिन सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सल्तनत को दिल्ली सल्तनत क्यों कहा जाता है। भाई दिल्ली सल्तनत को दिल्ली सल्तनत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सल्तनत वर्ड है, ये जो सल्तनत शब्द है, ये आया है कहाँ से? सुल्तानों से। भाई दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान हुए हैं, मतलब उनको बादशाह नहीं कहा गया, उन्हें सुल्तान कहा गया है। और सुल्तान कहने की वजह से ही इसको कहा जाता है दिल्ली सल्तनत। अब बात आ गई भाई गुलाम वंश की। गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोहम्मद गौरी ने अपने सारे साम्राज्य को किसको दिया? गुलामों को। और गुलाम कौन थे? उसका सबसे अजीज जो गुलाम था वो था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा भाई ऐबक का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो ये जो गुलाम वंश है भाई, ये चला कब से कब तक? 1206 से शुरू हुआ और ये चला 1290 ईस्वी तक। भाई प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से भाई, मैंने यहाँ लिखा है दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1526 तक। और मैं गुलाम वंश की बात कर रहा हूँ 1206 से 1290 वंश तक, 90 ईस्वी तक। भाई क्या डिफरेंस है भाई? जो दिल्ली सल्तनत है उसमें भाई 4 शासन चले। ठीक है, 5 शासन चले, जिसमें सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और आखिरी लोदी वंश। तो सबसे पहले ही हमें जो जानने की जरूरत है वो है गुलाम वंश। ठीक है, मध्यकालीन में गुलाम वंश जो है वो शुरू होता है 1206 से। और मैंने आपको बताया था भी 1206 में मोहम्मद गौरी की हो गई थी मृत्यु। मोहम्मद गौरी की मृत्यु होने के बाद लाहौर में, अभी तक राजधानी दिल्ली सल्तनत की कौन सी थी? लाहौर। भाई लाहौर की जनता ने ही कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा था कि भाई आप गद्दी पर बैठो और शासन करो, क्योंकि मुस्लिम वंश की स्थापना करने का ये एक सबसे बेहतरीन मौका है और सबसे इस बेहतरीन मौके को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। और यही काम किया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो मैं सबसे पहले प्यारे बच्चों को बताऊंगा कि यह है गुलाम वंश, क्योंकि मोहम्मद गौरी के गुलाम ने ही इस वंश की स्थापना की थी। ठीक है, लेकिन और इसका जो शासनकाल रहा भाई, ये रहा 84 साल का। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है भाई? इसी वंश को कहा गया है मामलूक वंश, और इलबरी वंश, इलबारी वंश।
भाई गुलाम वंश को ही कहा जाता है मामलूक वंश और इलबारी वंश। इतिहासकार बताते हैं कि भाई इसी वंश को कहा गया है मामलूक वंश और इलबारी वंश। अगर हम मामलूक वंश की बात करें, भाई मामलूक वंश का मतलब होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न गुलाम संतान। भाई स्वतंत्र माता पिता से पैदा हुए गुलाम जो होते हैं या उत्पन्न हुए गुलाम जो होते हैं उन्हीं को क्या कहा गया है, मामलूक वंश। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई कि भाई दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश हुआ। गुलाम वंश को इतिहासकारों ने मामलूक वंश या इलबारी वंश कहा है। तो प्यारे बच्चे समझ में आ रहा होगा कि बिल्कुल बढ़िया डाल। तो ध्यान से सुनिए, मामलूक वंश कौन सा, भाई जिसके माँ बाप तो आजाद थे लेकिन उनकी जो संतान पैदा हुई वो गुलाम थी। ठीक है, अगली बात है इलबारी वंश। भाई इलबारी वंश उसे कहा गया है, देखिए ये जो गुलाम थे ये तुर्किस्तान से बिलोंग किया करते थे और तुर्क जाति हुआ करती थी, एक इलबरी जाति। ये इलबरी या इलबारी तुर्क थे भाई। ये इलबारी तुर्क होने के कारण ही इन्हें कहा गया है इलबारी वंश। यहां तक क्लियर। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मामलूक वंश किसे कहते हैं, इलबारी वंश किसे कहते हैं, तो गुलाम वंश को ही मामलूक वंश या इलबारी वंश कहा गया। अगर हम इसके काल की बात करें, टाइम की पीरियड की बात करें, तो 84 साल ये वंश रहा। और अगर मैं बात करूं भाई इस वंश में, गुलाम वंश में कौन कौन सबसे शक्तिशाली हुए, सबसे पहले तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान आई भाई, और फिर जो आखिरी जो शासक इसका था, जो शक्तिशाली शासक था, वो बलबन था। आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात करें किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। भाई गुलाम वंश का जो पहला शासक था, जो प्रथम शासक था गुलाम वंश का प्रथम शासक, भाई प्रथम शासक गुलाम वंश का कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। भाई कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का पहला शासक था। बात करें इसके टाइम पीरियड की, तो ये था 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक। 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक। भाई यही भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई कौन था, ये प्रथम मुस्लिम शासक था भाई भारत का। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था। क्यों था शासक, देखिए अभी तक जितने भी लुटेरे आए थे वो उन्होंने लूटा और चले गए, लूटा और चले गए। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा था जिसको साम्राज्य सौंप दिया किसका, भारत का। और इस साम्राज्य को सौंपने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन करना शुरू किया, प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना करी, जिसे हमने कहा गुलाम वंश। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आई बात। भाई गुलाम वंश प्रथम जो शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। टाइम पीरियड की बात करें तो 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक इसका शासन रहा। भाई अगर हम बात करें, भाई ये भी एक इलबरी तुर्क था। ठीक है, और तुर्क होने के नाते भाई इसने मुस्लिम धर्म, जो मुस्लिम शासन था वो लाहौर की जनता के कहने पर, लाहौर की जनता के कहने पर, मनाने पर ये इसने शासन किया भाई।
भाई प्यारे बच्चों, लाहौर की जनता इसे बड़ा प्रेम करती थी और लाहौर की जनता के कहने पर ही इसने ये वंश जो है स्थापित किया और शासन जो है वो प्रारंभ किया। अगर हम बात करें इसके नाम की तो इसका नाम है ऐबक, और ऐबक का मीनिंग होता है, ऐबक का मीनिंग होता है चांद का देवता, चांद का देवता। ठीक है। और ये गौरी का सिपह सालार था भाई, गौरी का ये सिपह सालार था, यानी कि आर्मी चीफ था, सेनापति था। ठीक है। तो दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी, बताइए ऐबक का मीनिंग क्या होता है? भाई चांद का देवता, और सिपह सालार का मतलब होता है सेनापति। भाई लाहौर की जनता के कहने पर ही ये गद्दी पर बैठा, और जब ये गद्दी पर बैठा लाहौर की जनता खुश थी इससे, और गद्दी पर बैठने के बाद इसने लाहौर की जनता में ही क्या किया? लाहौर की जनता में लाखों रुपए बंटवाए, लाखों रुपए बंटवाए, लाखों रुपए बंटवाए, तो इसलिए इसे क्या कहा गया? लाख बख्श कहा। किसने? लाहौर की जनता ने इसको क्या कहा? लाख बख्श कहा। भाई लाख बख्श कहा इसको क्योंकि इसने लाखों रुपए क्या किया था? बंटवाए थे, जनता को दिए थे, इसलिए लाहौर की जनता ने खुश हो गए, इसे कहा कि भाई आप तो लाख बख्श हो, इसलिए इसका नाम पड़ा लाख बख्श। ठीक है जी। भाई हाथी दान करने का इसको शौक था, हाथी दान करने का इसको शौक था, इसलिए ये जब हाथियों का दान करता था, दान करने के शौक की वजह से इसे कहा गया भाई पील बख्श, पील बख्श कहा गया। भाई हाथी दान करता था इसलिए इसको पील बख्श भी कहा गया। ये खासियत थी भाई कुतुबुद्दीन ऐबक की। भाई कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का खास था, इसका सिपह सालार था और इसका दामाद भी था। ये मोहम्मद गौरी का सिपह सालार भी था और ये मोहम्मद गौरी का दामाद भी था। भाई दोनों वजह से इसीलिए मोहम्मद गौरी ने इसको राज्य दे दिया, किसका? भारत का। और भारत का राज्य देने के बाद इसने पहले मुस्लिम शासन की या मुस्लिम वंश की स्थापना की, जिसे हमने कहा गुलाम वंश, मामलूक वंश या एल्बारी वंश हमने इसको कहा। तो जाहिर सी बात है कि गुलाम वंश या मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में जो सबसे ज़रूरी क्वेश्चन थे वो हम यहाँ पर क्वालिफाइड कर रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं। भाई अगर हम इसके शुरुआती जीवन की बात करें, भाई मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक के शुरुआती जीवन की अगर हम बात करें तो शुरुआत में क्या हुआ? भाई इसको नैसापुर में बेचा गया। जब ये बच्चा था तो इसको नैसापुर में बेचा गया और नैसापुर में इसे खरीद लिया काजी फखरुद्दीन अब्दुल ने। भाई शुरुआती जीवन में इसको कहाँ पर बेचा गया? नैसापुर में। और नैसापुर में किसने खरीदा? काजी फखरुद्दीन अब्दुल ने। भाई बाद में इसको खरीद लिया किसने? मोहम्मद गौरी ने। और मोहम्मद गौरी ने जब इसको खरीदा तो इसकी काबिलियत पे बड़ा प्रभावित हुआ और काबिलियत पे प्रभावित होने जाने की वजह से ही उसने अपना सेनापति इसको बनाया। और अगर आप ध्यान से देखें, भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही जब जयचंद के साथ युद्ध हो रहा था, चंदावर का युद्ध, उस चंदावर के युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। तो चंदावर के युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उस युद्ध को जीतने के लिए। इसीलिए खुश होकर मोहम्मद गौरी ने इसे अपना शासन दिया। कहाँ का? दिल्ली साम्राज्य का, मतलब कि भारत का। इसलिए हम बात कर रहे हैं किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है। तो
तो ये चीज़ें एक बार हम दोबारा से रिपीट भी कर देता हूँ आपको। गुलाम वंश या मामलुक वंश या इलबारी वंश से कहा गया है। मामलुक वंश इसलिए कहा गया है, स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न गुलामों को ही मामलुक कहा जाता है। और इलबारी इसलिए कहा गया क्योंकि ये इलबारी तुर्क थे। ठीक है। शुरुआती दौर में से कहाँ से खरीदा गया? नैसापुर से खरीदा गया, काजी फखरुद्दीन अब्दुल ने। ऐबक का मतलब होता है चांद का देवता, सिपह सालार का मतलब होता है सेनापति। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210। ठीक है भाई। प्रथम मुस्लिम शासक था भाई। लाहौर की जनता इसे प्यार करती थी, उन्हीं के कहने पर इसने शासन किया। लाहौर की जनता में ही इसने लाखों रुपये बटाए, इसलिए इसको लाख बख्श कहा गया है। हाथियों का दान करता था, इसलिए इसको क्या कहा गया? पील बख्श कहा गया। ठीक है जी, यहाँ तक आप सभी को समझ आया होगा। अगर हम इसकी शुरुआती दिनों की बात करें भाई, शुरुआत में इसने मोहम्मद गोरी को बड़ा सपोर्ट किया। भाई सपोर्ट करता भी क्यों ना, क्योंकि गुलाम था, और गुलाम होने के साथ साथ वो उसका दामाद भी था। इसीलिए इसने सबसे पहले 1194 में क्या किया भाई? 1194 ईस्वी में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसमें? इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसने चंदावर के युद्ध में। भाई आप सभी अच्छी तरह जानते हैं चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, और किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। इसने चंदावर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंदावर के युद्ध में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाई चंदावर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो इससे खुश हुआ, और खुश होकर मोहम्मद गोरी ने इसे सिपह सालार या सेनापति नियुक्त कर दिया। भाई खास हो गया और ज़्यादा, और इसकी शादी करा दी अपनी बेटी के साथ। ठीक है, तो ये दामाद भी था। इसके बाद भाई 1194 में ही इसने सबसे पहला काम क्या किया? 1194 ईस्वी में ही भारत में इसने पहली मस्जिद का निर्माण करवाया। भाई पहली मस्जिद का निर्माण करवाया। भाई अभी तक भारत में मस्जिदें नहीं थी, अभी तक भारत में मुस्लिम शासन नहीं था। मुसलमान शासक आते जरूर थे। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया। ठीक है, वो पेशावर तक रह गया। उसके बाद कौन आया भाई? मोहम्मद गजनवी आया। भाई लूट खसोट की, लूटा खसोटा, और भारत को से सोना चांदी लेकर चले गए। उसके बाद आया मोहम्मद गोरी। भाई मनसा तो उसकी भी यही थी कि भाई लूटना था, खसोटना था और चले जाना था। लेकिन गलती से क्या हो गया कि यहाँ पर कोई योग्य शासक उसके सामना करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए इन्होंने मुस्लिम धर्म की स्थापना कर ली यहाँ पर। और पहली मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे हमने कहा, जिसे हमने किस नाम से जाना? कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत क्या कहा भाई? कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद कहा भाई। भाई भारत की पहली मस्जिद कहाँ पर बनवाई? कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद बनवाई भाई भारत में पहली मस्जिद। अगर मैं बात करूं भाई 1199 ईस्वी की, तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं किसका नाम? कुतुब मीनार का नाम अच्छी तरह से जानते हैं। भाई कुतुब मीनार का निर्माण या नींव किसने रखवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बड़े अच्छी तरह से आप जानते हैं कई शासकों का हाथ रहा है इसके अंदर। भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखवाई, इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया। भाई फिरोज शाह तुगलक तक के शासकों ने इसमें योगदान दिया। ठीक है, 1199 ईस्वी में इसने कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुब मीनार की नींव रखी भाई इसने 1199 ईस्वी में। ठीक है जी। भाई चंदावर की तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद इसने पहली मस्जिद का निर्माण करवा दिया, कुतुब अल इस्लाम मस्जिद।
और इसने कुतुब मीनार की नींव रखवाई 1199 ईस्वी में। भाई एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि बताइए लाहौर की गद्दी पर कौन ऐसा शासक है, दिल्ली सल्तनत में गद्दी पर कौन नहीं बैठा, मतलब कि शासन तो किया लेकिन किसी का प्रतिनिधि बन के शासन किया, स्वयं ना तो सुल्तान की उपाधि धारण की, ना उसने शासन किया, ना उसने थ्रोन लिया, ना उसने कोई किसी प्रकार की ऐशप्रस्ती की। भाई ये ऐसा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो ऐसा शासक था जो गद्दी पर नहीं बैठा। एक बार आप अच्छी तरह से देख लीजिए इसे कि चंदावर के युद्ध में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहली मस्जिद भारत में निर्माण करवाई कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भाई कहानी जो है वो आगे शुरू होती है। भाई जो कुतुबुद्दीन ऐबक था भाई वो अपने आप को किसका प्रतिनिधि मानता था? मोहम्मद गौरी का प्रतिनिधि मानता था, क्योंकि उसी का शासन चला रहा था, उसी के नाम पे शासन चला रहा था। शासक तो था लेकिन प्रतिनिधि शासक कह सकते हैं हम इसको। भाई इसने एक तो उपाधि धारण की थी, किस चीज की? सिपे सालार की। भाई सिपे सालार इसने अपने आप को इसलिए भी कहा है क्योंकि ये कभी सिंहासन पर नहीं बैठा। भाई गुलाम वंश में या दिल्ली सल्तनत में पहला ऐसा शासक था जो कभी भी गद्दी पर नहीं बैठा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कि कौन सा ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत में जो गद्दी पर नहीं बैठा? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गद्दी पर नहीं बैठा, अपने आप को प्रतिनिधि मानता था। भाई किसका? मोहम्मद गौरी का। ठीक है भाई, इसने जिस तरह से मोहम्मद गौरी ने अपना एक गुलाम बनाया था जो अपना वफादार गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी तरह से इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी एक गुलाम खरीदा। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसका गुलाम, इसने भी एक गुलाम खरीदा भाई, इसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसका गुलाम था भाई। और इसने क्या किया भाई, ये जो इल्तुतमिश था ये भी बड़ा काबिल था, और काबिल होने की वजह से इसने इसको अपना क्या बना दिया था? अपना खास बना लिया था। और यही इल्तुतमिश इसका गुलाम भी बना और दामाद भी बना भाई। ठीक है, और इसी इल्तुतमिश को बदायूं का इक्तेदार भी बना दिया भाई, या हम कह सकते हैं कि गवर्नर बना दिया। बदायूं का इक्तेदार या गवर्नर इसको इल्तुतमिश को बना दिया भाई। खैर एटलीस्ट क्या हुआ, अंत में 1210 ईस्वी में 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते हुए, भाई चौगान का मतलब होता है आधुनिक पोलो, भाई चौगान या पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई भाई। एटलीस्ट 1210 ईस्वी में लाहौर में ही ये चौगान खेल रहा था। चौगान होता है जब घोड़े पे हम बैठते, घोड़े पे खेल होता है जिसमें एक बड़ी सी डंडी के साथ बॉल्स को खेला जाता है, जिसे हम कहते हैं पोलो। भाई पोलो घोड़े पे खेला जाता है, तो चौगान का शौकीन था। और उस दिन क्या हुआ, जब ये चौगान खेल रहा था इसका जो है बैलेंस नहीं बना, और बैलेंस ना बनने की वजह से घोड़े से गिर गया। घोड़ा रफ्तार में था और जब ये गिरा तो इसको अंदरूनी चोट आई और ये घायल हो गया। घायल होने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई 1210 में।
भाई अगर हम इसके मकबरे की बात करें, इसकी कब्र की बात करें, तो इसका कब्र भी कहां पर है? लाहौर में भाई, इसकी कब्र भी लाहौर में है। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की। छोटा सा शासनकाल था, 4 साल का, 1206 से लेके 1210। भाई लाहौर की जनता का प्यारा था, इसलिए लाहौर की जनता में इसने लाखों रुपए बंटवाए, इसलिए इसको क्या कहा गया? लाख बख्श। ठीक है। भाई जनता प्रेम करती थी, हाथियों का ये दानी था, हाथियों को दान कर देता था, इसलिए इसको पील बख्श भी कहा गया। भाई प्रथम मुस्लिम शासक था। ठीक है। और इसके बाद भाई जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका एक गुलाम था इल्तुतमिश, या इसका दामाद था, जिससे दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान जो है वो बनेगा इल्तुतमिश। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगला शासक हम पढ़ते हैं इल्तुतमिश। भाई गुलाम वंश, मामलूक वंश या इलवरी वंश का ही शासक, अगला जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा? इल्तुतमिश। भाई कहानी यहां तक समझ आई आपको? भाई गुलाम वंश शुरू हो गया, और गुलाम वंश में कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया 4 साल, 1206 से लेके 1210। ये क्वेश्चन आप भूलोगे तो नहीं? 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर की जनता के कहने पर ही ये शासन पर गद्दी पर बैठा। भाई इसका एक बेटा था, कहानी सुन लो अच्छे से। इसका बेटा था भाई आराम शाह, इसका एक बेटा था आराम शाह। और आराम शाह लाहौर, जब ये लाहौर में मरा तो लाहौर की जनता ने ही आराम शाह को अगला शासक घोषित कर दिया। लेकिन अभी तक इल्तुतमिश कहाँ पर था? बदायूं में था। बदायूं कहाँ पर है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। बदायूं में मतलब गवर्नर था इल्तुतमिश। जब इल्तुतमिश को पता चला कि भाई मतलब गद्दी पर कौन बैठ गया है? आराम शाह बैठ गया। भाई आराम शाह योग्य शासक नहीं था, तो इल्तुतमिश ने कहा कि भाई मैं योग्य अधिकारी हूँ, उत्तराधिकारी हूँ, इसलिए पूरा हक बनता है मेरा। और वो वहाँ से चल पड़ा बदायूं से, कहाँ पर? लाहौर की तरफ। और उधर से आराम शाह को पता चला भाई इल्तुतमिश तरह से लड़ने के लिए आ रहा है, तो वो भी अपनी सेना लेकर पहुंच गया। जब वो पहुंच गए तो वो दोनों पहुंचे कहाँ पर भाई? जूड़ का युद्ध हुआ 1210 ईस्वी में ही युद्ध हुआ भाई, जूड़ का युद्ध। और इस जूड़ के युद्ध में, जूड़ का युद्ध, और इस युद्ध में किस किस के बीच हुआ? ये हुआ भाई आराम शाह, जो किसका बेटा था? कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा, सन ऑफ कुतुबुद्दीन। और किस किस के बीच? आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच, इल्तुतमिश के बीच। ठीक है भाई, युद्ध हुआ। और इस युद्ध में इल्तुतमिश जीत गया और आराम शाह क्या हो गया? हार गया। भाई जाहिर सी बात है, गुलाम वंश का जब जो जीता वही अगला शासक बनेगा। किसका? गुलाम वंश का। तो हम अगला जो शासक बनेंगे उसे हमने कहा इल्तुतमिश। क्या कहा? इल्तुतमिश। भाई शासनकाल 1210 या 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक। भाई 2-3 बातें इल्तुतमिश के बारे में मैं आपको पहले से बता देता हूं। भाई इल्तुतमिश भी गुलाम था। किसने खरीदा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा। भाई कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले अगर हम बात करें, भाई ये जो इल्तुतमिश था, भाई इसको खरीद लिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भाई काबिल था, काबिल होने की वजह से इसने अपने शाही अंगरक्षकों में इसको रख लिया था। ठीक है, पर्सनल बॉडीगार्ड बना लिया था। भाई इल्तुतमिश 1211 में गद्दी पर बैठा, 1236 तक इसने शासन किया। तो सबसे पहली बात क्या है कि ये वास्तविक संस्थापक था भाई,
वास्तविक संस्थापक था किसका? गुलाम वंश का। मैंने आपको बताया कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक को धक्के से बिठाया गया था भाई, लाहौर की जनता के कहने पर ही इसको गद्दी पर बिठाया गया था। लाहौर की जनता के कहने पर इसको गद्दी बिठाया गया था। लेकिन इल्तुतमिश जो था वो एक वास्तविक संस्थापक माना गया किस चीज का? गुलाम वंश का। भाई सुल्तान की उपाधि भी धारण करने वाला पहला शासक यही है। और इसी ने कहा कि भाई ये जो सुल्तान शब्द है, ये जो सुल्तान उपाधि है, जो भी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठेगा, चाहे वो किसी भी वंश का क्यों ना हो, वो अपने नाम के साथ सुल्तान लगाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है दिल्ली सल्तनत। ठीक है भाई, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक भी कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है। और वास्तविक संस्थापक की बात करें तो ये भारत का भाई ये जो है भारत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। भाई सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। ठीक है भाई बच्चों। भाई वास्तविक संस्थापक था किसका? गुलाम वंश का, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसी ने सबसे पहले किसकी? गुलाम वंश की जो वास्तविक संस्थापना की, और प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की भाई। ठीक है, टाइटल ले लिया सुल्तान। और ये जो सुल्तान की उपाधि है ये इसने स्वयं भी नहीं ली थी, बल्कि बगदाद के जो खलीफा हुआ करते थे ना, सुल्तान की जो उपाधि है बगदाद के खलीफाओं ने इसको दी थी। सुल्तान की उपाधि बगदाद के खलीफाओं ने दी थी। ठीक है जी। भाई इसको सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में खरीदा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे दिल्ली में खरीदा भाई। भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे दिल्ली में खरीदा था, और खरीदने के बाद ही जब इसने इसका टेस्टिमोनियल चेक किया, जब इसको चेक किया, इसको देखा, इसको देखने के बाद ये बिल्कुल प्रभावित हुआ, क्योंकि ये तलवारबाजी में, घुड़सवारी में एक सच्चा सिपाही सैनिक था, इससे प्रभावित हुआ। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे क्या नियुक्त कर दिया? अपना सरजानदार नियुक्त कर दिया भाई। सरजानदार का मतलब होता है शाही अंगरक्षकों का प्रधान। शाही अंगरक्षकों का प्रधान। भाई सरजानदार नियुक्त कर दिया, और सरजानदार का मतलब होता है शाही अंगरक्षकों का प्रधान। ठीक है जी। भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे दिल्ली में खरीदा और सरजानदार या शाही अंगरक्षकों का प्रधान इसे नियुक्त कर दिया। भाई अपनी पुत्री का विवाह भी इसके साथ कर दिया। ठीक है, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और इसे अपना दामाद भी बना लिया। तो इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन का गुलाम भी था और दामाद भी था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन का अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया। आगे की कहानी आप अच्छी तरह से जानते हो। भाई बदायूं का क्या बना दिया था इसको? बदायूं का गवर्नर बना दिया था। और बदायूं का गवर्नर बनाने के बाद
भाई अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया था, सरजानदार ये था ही सबसे पहले। तो इल्तुतमिश जो है भाई बड़ा नेक था, ठीक है। आगे अगर हम बात करें भाई, अब बात आती है यलदौज की। भाई यलदौज जो था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और उसे कहाँ का शासन दिया हुआ था, मैंने आपको बताया गजनी का शासन दिया हुआ था। भाई उसकी नज़र पड़ी किस पर, इल्तुतमिश पर। भाई इल्तुतमिश का शासन अच्छा चल रहा था। इल्तुतमिश पर नज़र पड़ने की वजह से उसने सोचा क्यों ना मैं दिल्ली सल्तनत पर हमला करूं और उस पर अपना अधिकार जमा लूं। एक सेकेंड होल्ड करेंगे भाई। ठीक है बच्चों, भाई इल्तुतमिश जो है इल्तुतमिश के शासन पर नजर पड़ी किसकी, यलदौज की। और एक बार फिर से भाई थर्ड बैटल ऑफ या तराइन का तृतीय युद्ध हुआ। भाई तराइन का तृतीय युद्ध। भाई दो युद्ध तो आपको अच्छी तरह से याद होंगे, मैंने आपको बताया थे 1191 और 1192। अब हुआ 1100 तृतीय युद्ध जो हुआ वो हुआ 1215-16 में। 1215-16 ईस्वी में ये युद्ध हुआ। किस किस के बीच हुआ भाई, ये हुआ इल्तुतमिश और यलदौज के बीच। भाई ये वही यलदौज है जिसको किसका शासन था मिला हुआ था, गजनी का शासन मिला हुआ था। तो यलदौज और इल्तुतमिश के बीच एक बार फिर से एक युद्ध हुआ जिसे हमने कहा तराइन का तृतीय युद्ध। कब, 1215-16 ईस्वी में। भाई इल्तुतमिश ने यलदौज को हरा दिया, ठीक है, और यलदौज जो है वो वापस भाग गया गजनी, ठीक है। भाई जिंदा बच गया था और वापस भाग गया गजनी, और उसने दोबारा कभी हिम्मत नहीं की दिल्ली सल्तनत की ओर आंख उठाने की। बस गजनी वापस भाग गया, वापस गजनी भाग गया। भाई एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में और क्वेश्चन पूछा जाता कि पहली बार भाई चंगेज खान का या गेंगिस खान का आक्रमण हुआ था भारत पर, ठीक है। भाई वो घटना जो है कितनी महत्वपूर्ण घटना थी जब पहली बार किसी मंगोल आक्रमणकारी का भारत पर आगमन हुआ था, भारत में आक्रमण करने की उसने योजना बनाई थी। तो वो योजना जो है वो हुई 1221 ईस्वी में। चंगेज खान भाई मंगोल था, भाई इसी चंगेज खान को गेंगिस खान कहा जाता है भाई। और इसी गेंगिस खान ने पहली बार, इसे ही तैमूजिन भी कहा जाता है भाई, इसका एक्चुअल नाम था, इसे गेंगिस खान भी कहा जाता है, या इसे कहा जाता है तैमूजिन। भाई कहानी कुछ इस तरह से है प्यारे बच्चों कि ये जो चंगेज खान है एक जलालुद्दीन मंगबरनी नाम का व्यक्ति था। जलालुद्दीन मंगबरनी ने चंगेज खान के भाई की हत्या कर दी, और इस बात का जब पता चला चंगेज खान को तो वो उसका पीछा करते हुए सिंध में प्रवेश कर गया, क्योंकि वो भारत में घुस गया था जलालुद्दीन मंगबरनी। तो जलालुद्दीन मंगबरनी ने इल्तुतमिश के पास मैसेज किया
और मैसेज किया, संदेश भिजवाया कि भाई मेरी जान बचा लो, मेरे पीछे मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान पड़ा हुआ है और वो मुझे मार देगा। और तभी मैसेज भिजवा दिया, तभी संदेश भिजवा दिया किसने, चंगेज खान ने इल्तुतमिश के पास कि भाई ऐसा अगर तूने जलालुद्दीन मंगबरनी को पनाह दी, जलालुद्दीन मंगबरनी को अपने यहाँ पर पनाह दी या उसको बचाने की कोशिश की तो मैं पूरी दिल्ली सल्तनत को तहस नहस कर दूंगा। भाई इल्तुतमिश जो है वो बड़ा असमंजस तो था ही, लेकिन उसने बड़ी सूझबूझ का परिचय दिया और इस सूझबूझ का परिचय देते हुए उसने जलालुद्दीन मंगबरनी की कोई मदद नहीं की, क्योंकि चंगेज खान ने एक वादा कर दिया था कि भाई अगर तूने मदद की उसकी, जलालुद्दीन मंगबरनी की, तो मैं तेरी दिल्ली सल्तनत को तहस नहस कर दूंगा, और अगर तूने उसका साथ नहीं दिया तो मैं सिंध से ही वापस चला जाऊंगा। भाई वादे का पक्का निकला चंगेज खान, क्योंकि जलालुद्दीन मंगबरनी की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद ये सिंध से ही वापस चला गया। भाई सिंध से ही वापस चला गया, लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि भाई नहीं, इतना बड़ा क्रूर शासक जब भारत में प्रवेश कर गया तो इस घटना को एवं ही नहीं मानना चाहिए। इस घटना को महत्वपूर्ण घटना माना गया। 1221 ईस्वी में पहला मंगोल आक्रमण किसके काल में हुआ, इल्तुतमिश के काल में हुआ। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए चंगेज खान या इल्तुतमिश किसके शासनकाल में पहली बार भारत में प्रवेश किया या आक्रमण किया, तो वो था चंगेज खान, और किसके शासनकाल में, इल्तुतमिश के ही शासनकाल में ये यहाँ पर आया। तो भाई कहते हैं कि भाई कोई भी मतलब कि ऐसा नहीं हुआ, ये आक्रमण नहीं हुआ, बड़ी सूझबूझ का परिचय दिया किसने, इल्तुतमिश ने बड़ी सूझबूझ का परिचय दिया, और इसी वजह से भारत पर एक मंगोल आक्रमण होते होते रह गया। तो एक बार आप इसको समझ सकते हैं, दोबारा से मैं आपको बता दूं, इल्तुतमिश जो है वो इलबारी वंश का शासक था, इलबारी वंश का ही तुर्क था। 1211 से 1236 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे दिल्ली में खरीदा था और सरजानदार नियुक्त कर दिया था, शाही अंगरक्षकों का प्रधान, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। भाई सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। तराइन का तृतीय युद्ध 1215-1216 में किस किस के बीच हुआ, इल्तुतमिश और यल्दौज। गजनी का शासक था यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच में, ठीक है भाई। 1221 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई, चंगेज खान का आक्रमण हुआ। कहां पर, भारत में पहला आक्रमण मंगोल आक्रमण। और मंगोल कहां पर है भाई, मंगोलिया है, रूस के नीचे और चीन के ऊपर एक जगह है, एक देश है मंगोलिया, और वहीं का शासक था कौन, चंगेज खान, जिसे गेंगिस खान भी कहा जाता है और तैमुजिन भी कहा जाता है। इसका वास्तविक नाम जो है वो तैमुजिन था, ठीक है। भाई अगर हम इसके शासन की बात करें, शासन से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, वो हमें अच्छी तरह से याद होने चाहिए, ताकि गुलाम वंश में हमारा कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, या इल्तुतमिश से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो और सभी क्वेश्चन यहाँ से कवर हो। देखिए अगर हम बात करें सिल्वर कॉइन्स की या चांदी के सिक्कों की, सिल्वर कॉइन्स या चांदी के सिक्के, भाई चांदी के सिक्के इसी ने चलवाए और उन्हें क्या कहा गया, इसके जो चांदी के सिक्के थे उन्हें कहा गया टंका, टंका या टका, ठीक है जी, टंका या टका, ठीक है। और अगर हम इसके तांबे के कॉइन्स की बात करें या ताम्र सिक्कों की बात करें या इसके कॉपर के, यानी कॉपर के सिक्के जो थे इसके, उन्हें क्या कहा गया है, कॉपर कॉइन्स को तांबे के सिक्के। भाई तांबे के सिक्कों का आ गया जीतल। भाई दो क्वेश्चन है, क्या कहा गया है, जीतल। तांबे के कॉइन को जीतल कहा गया है और चांदी के सिक्कों को टंका या टका कहा गया है। दिल्ली सल्तनत में किसने शुरुआत की, किसने इशू किए, इल्तुतमिश ने इशू किए। भाई इसी ने अपने शासन में दल चालीसा की स्थापना की। भाई दल चालीसा, इसको कहते हैं द 40
इसी को कहा जाता है द 40, ठीक है, दल चालीसा या तुर्काने चहलगानी, तुर्काने चहलगानी, इसी को कहा जाता है तुर्काने इसी को कहा जाता है तुर्काने चहलगानी। इसी को कहा जाता है तुर्काने चहलगानी, ठीक है जी। भाई इसी ने स्थापना की किसकी, दल चालीसा द 40 या तुर्काने चहलगानी की स्थापना की। भाई ये क्या था, भाई इल्तुतमिश ने सुल्तान बनने के बाद 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जो उसका क्या था, उसका पर्सनल हुआ करता था और पर्सनल काम भी निपटाया करता था और शासन संबंधी सारी जानकारी इकट्ठी करके सुल्तान को दिया करता था। इसने अपने वफादार शासकों को, अपने वफादार सरदारों को इकट्ठा किया। कितने थे, 40 थे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, दल चालीसा द 40 या तुर्काने चहलगानी की स्थापना की। या इसे हम कह सकते हैं 40 तुर्क सरदारों का संगठन। भाई इसी संगठन का सदस्य था कौन, बलबन, ठीक है। इसी संगठन का सदस्य हुआ करता था बलबन, जो आगे चलकर दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बनेगा, ठीक है। तो दल चालीसा का संगठन का जो है वो किया किसने, इल्तुतमिश ने। भाई इल्तुतमिश ने ही एक प्रणाली बनाई जिसे कहा, इसने इक्तेदार या इक्ता प्रणाली, इसने इक्ता प्रणाली स्थापित की। भाई इक्ता क्या है, ध्यान से सुनो कि भाई पहले क्या होता था, किसी भी सरदार को, सैनिक को, सिपाही को कोई भी निश्चित वेतन नहीं दिया जाता था, इसलिए उनको जमीनें अलॉट की जाती थी, जमीन दे दी जाती थी, जागीरदारें दी जाती थी। और इन्हीं जागीरदारों का जो प्रमुख हुआ करता था, उसे क्या, उसी जागीर को क्या कहा जाता था, इक्ता कहा जाता था। और जो इक्ता का हेड हुआ करता था उसे इक्तेदार कहा जाता था। और जो कलेक्शन हुआ करती थी, जो टैक्स इकट्ठा किया जाता था, उसे इक्तेदारी कहा जाता था। ध्यान से समझिए, ये जो इक्ता है ये जागीर हुआ करती थी, यानी जमीनें हो सकती थी, ठीक है। उन जमीनों को या गांवों को दे दिया जाता था सैनिकों को, सिपाहियों को या सेनापति को, तो वो लोग उसको उनकी वो पर्सनल प्रॉपर्टी होती थी जिससे उन्हें टैक्स देना होता था। और इस इक्ता का जो प्रमुख हुआ करता था उसे इक्तेदार कहा जाता था। और जितने भी टैक्स कलेक्शन हुआ करती थी उसे इक्तेदारी कहा जाता था। ये प्रणाली किसने चलाई थी, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की स्थापना की थी या उसे स्थापित किया था। अभी है भाई 5 मिनट और। भाई एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए इसने भाई जो टैक्स हुआ करता था, जो कर हुआ करता था, उसे क्या कहा जाता था, इक्तेदारी। टैक्स इकट्ठा करते थे उसे इक्तेदारी कहा जाता था। भाई इसी इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, कब, 1229 में। भाई 1229 में इसने क्या किया, 1229 ईस्वी में इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया। भाई कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया, इल्तुतमिश ने। 1229 ईस्वी में ही इसने अपनी राजधानी
लाहौर से दिल्ली शिफ्ट की, स्थानांतरित की। भाई दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सल्तनत में इसने अपनी राजधानी लाहौर से उठाकर कहां पर, दिल्ली स्थानांतरित की। और एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, इल्तुतमिश के शासनकाल में, इसके शासनकाल में कोई भी व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करके न्याय की मांग कर सकता है। भाई इसने एक प्रथा चलाई कि भाई कोई भी व्यक्ति लाल वस्त्र धारण कर ले और लाल वस्त्र धारण करके कहां पहुंच जाए, दरबार में पहुंचकर अपने न्याय की मांग कर सकता है। ऐसी व्यवस्था इल्तुतमिश ने कराई। भाई लाल वस्त्र पहन के, जैसे मैंने डाल रखे हैं, ऐसे ही लाल वस्त्र धारण करके पहुंच सकता था दिल्ली दरबार में, दिल्ली सल्तनत के काल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में, और न्याय की मांग कर सकता था। भाई न्याय के लिए प्रसिद्ध था। भाई 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। और अगर हम कब्र की बात करें या मकबरे की बात करें, जो इसकी कब्र है भाई कुतुब मीनार परिसर में ही है। भाई भाई इसने अपना मकबरा स्वयं बनवाया था। भाई स्वयं बनवाया था भाई, मरने से पहले। तो भाई हमने दो शासक पढ़े, कौन कौन से, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक से सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ क्वालिफाइड करवाए हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराएं। अगर इस टॉपिक को आप जरा सा भी एक दो बार रिवीजन कर लेते हैं, हमारी वीडियोस को देख लेते हैं, और इस को समझने के लिए, मतलब अगर आप ये मध्यकालीन भारत समझना चाहते हैं तो मेरी पिछली दो वीडियो को एक बार देखिए ध्यान से, उनको रिपीटली देखिए, और देखने के बाद आपको समझ में आएगा टॉपिक सारा का सारा। और यहाँ हमने आज गुलाम वंश के दो शासकों के बारे में पढ़ा है, जिसमें पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा शासक इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं HSSC में, SSC में, जो भी पूछे गए वो सारे के सारे मैंने आपको यहाँ कराए हैं। और आप मेरी वीडियोस को बार बार देखिए, टॉपिक को समझिए, क्योंकि कंटेंट बहुत छोटा और मैं लिखवाने कम लिखवाता हूँ, लेकिन अच्छा लिखवा रहा हूँ आपको, ताकि आपको क्वेश्चंस जो है वो समझ में आए। आप मेरी वीडियोस को देखिए पीछे जाकर, आप पहले शुरू कीजिए महमूद गजनवी से लेकर मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी के बाद हमने गुलाम वंश की शुरुआत की है। और अगले ही टॉपिक में, यानी अगली क्लास में, मैं आपको इसको कंप्लीट कराऊंगा, गुलाम वंश, और इस तरह से हम आधुनिक भारत जो है वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो और आपसे अभी से एक निवेदन है कि सरस्वती एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में आप तैयारी कीजिए। लॉकडाउन हो गया है या छुट्टियां हो गई हैं, जिस तरह की भी आपके पास टाइम है, आप वीडियोज़ को बार बार देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, आपको इंटरेस्ट भी बनेगा और आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, और ये याद हो जाएंगी तो आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें इतना प्यार दिया, और हम 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।